हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मैं ओसीडी के ओरिजिन के बारे में, उन मेटाफियर्स के बारे में जिनकी वजह से ओसीडी का लूप स्टार्ट होता है, कैसे आपके कुछ बिलीफ बन जाते हैं, आप कंपल्शन टेम्परेरी रिलीफ की साइकिल में फंस जाते हैं। आपकी चाइल्डहुड में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ओसीडी के लूप में आप फंस जाते हैं। मैं हमेशा से रूट कॉज की बात करती हूँ, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की बात करती हूँ। आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हमेशा रूट कॉज पर काम करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल है, आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ है। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। हर एक ओसीडी सफ़र के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सबका जीवन बच सके। ये वीडियो आप जब देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो और बहुत जल्दी आप अपने ओसीडी के लूप से बाहर आ जाएं। हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन डेली करें ताकि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना प्यार भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से ओसीडी की साइकिल के बारे में जानते हैं कि कैसे हमारे दिमाग में कुछ ऑटोमेटिकली थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस कुछ भी ऑटोमेटिकली आती रहती है। वो अनवांटेड होती है, नेचर में इंट्रूसिव होती है। हमें पता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ा हुआ जो डर होता है वो हमें बहुत ही एंग्जाइटी देता है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट में हम होते हैं और हम तुरंत हमारा माइंड जो हमें कोई एक्शन लेने के लिए या एस्केप करने के लिए, रीअश्योरेंस लेने के लिए सजेस्ट करता है, हम उसको करने लग जाते हैं। टेम्परेरी रिलीज मिलता है और फिर हमारे अंदर ओसीडी का वो सर्किट और स्ट्रांग होता रहता है, यानी कि हम अपने ओसीडी को फीड करते रहते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इसका डिस्क्रिप्शन समझो। इफ़ आई मेक अ मिस्टेक समथिंग बैड विल हैपन और आई विल बी अ बैड पर्सन। जिस भी इंसान को ये होता है कि उसको गलती करने का डर होता है तो उसको लगता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो कुछ बुरा हो जाएगा या फिर मैं एक बुरा इंसान कहलाऊंगा या बुरा इंसान बन जाऊंगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू चेकिंग, रीअश्योरेंस सीकिंग और परफेक्शनिज्म। और फिर हमारे अंदर जब वो डर हमें सताता रहता है तो फिर हम फंस जाते हैं। और इस सब के पीछे आपके चाइल्डहुड का क्या होता है, ओवर क्रिटिसिज्म। अगर किसी भी बच्चे को बचपन में बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, छोटी छोटी बातों के लिए उसको डांट पड़ी है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उसके साथ ऐसा होता है। उसको पनिशमेंट मिला है छोटी छोटी सी गलतियों के लिए, पेरेंट्स ने ओवर रिएक्ट किया, बहुत पनिश किया, स्कूल में उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं पर भी घर में बाहर उसके साथ ऐसा हुआ। और एक्सेसिव फोकस था परफॉर्मेंस का, मतलब उससे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो भी काम करे बहुत ही अच्छी तरीके से करे, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। तो उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, वो डरने लग जाता है और फिर बड़ा होकर उसको वो डर ना इतना ज़्यादा सताता है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसी तरीके के थॉट्स आने लगते हैं। मैं अभी इस वीडियो में जैसे-जैसे हम पहले ही 20 फ़ियर्स के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं पूरा आपको ना ओसीडी का चार्ट भी समझाऊँगी। तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, पर ये क्योंकि बहुत ही वैल्युएबल वीडियो है तो लास्ट तक देखना है। एक और फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ आई डोंट प्रिवेंट बैड थिंग्स, अगर मैंने बुरी चीज़ों को होने से नहीं रोका, इट विल बी माई फॉल्ट, ये मेरा ही दोष होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, ओवर चेकिंग होती है, बहुत गिल्ट फील होता है और हमें ना हर चीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एक आदत सी पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारी रेंज से बाहर हैं और अननेसेसरी हम पर्सनलाइज करना शुरू कर देते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओसीडी के हम चपेटे में आ जाते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा? पेरेंटिफिकेशन, यानी कि अगर बहुत अर्ली चाइल्डहुड में आपने अपने पेरेंट्स का फिजिकल, इमोशनल, किसी भी लेवल पर, फाइनेंशियल किसी भी लेवल पर आपने उनका किया, जबकि होता क्या है कि पेरेंट्स बच्चों का करते हैं, है ना? उनको पालने के, बड़ा करने के प्रोसेस में उनकी टेक केयर, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेते हैं। लेकिन
अगर एक बच्चा बहुत ही अर्ली एज में मैच्योर हो गया और उसने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से सपोर्ट किया, किसी के पेरेंट्स बीमार हो गए या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बहुत छोटी सी उम्र में उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, किसी भी तरीके से आपने ऐसा किया, या आपकी गिल्ट बेस्ड अपब्रिंगिंग हुई है कि अगर आपने ये कुछ ऐसा कर दिया तो आप ना अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप ना पेरेंट्स का साथ नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको एज़ अ चाइल्ड ये मैसेज मिला है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं फैमिली में, तो आप अच्छे नहीं हैं। तो जब भी आप चाइल्डहुड में इस तरीके के कोई भी मैसेज रिसीव कर लेते हैं या आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम बड़े होने पर भी रहती है, क्योंकि आपके अंदर एक पैटर्न बन जाता है। एक ये फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल होता है लोगों को। इफ़ आई डोंट कंट्रोल माय माइंड, अगर मैंने अपना माइंड कंट्रोल नहीं किया, आई विल डू समथिंग डेंजरस और रॉन्ग, तो मेरे से कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी के लिए खतरनाक है या वो गलत है। तो इससे हार्म ओसीडी कई बार डेवलप हो जाती है लोगों को, उनके दिमाग में इंट्रूसिव थॉट्स आने लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? उनके चाइल्डहुड में कुछ लगभग इस तरीके का होता है कि ओवर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। मतलब पेरेंट्स ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, जैसे प्रोटेक्टिव सा एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पर मेन डिसीजन मेकर हमेशा से पेरेंट्स ही हैं, आप उनके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। शेम फॉर बैड इम्पल्सेस या फिर एंगर, अगर आपने गुस्सा किया तो उसके लिए भी आपको शेम फील कराई जा रही है, आपको बुरा फील कराया जा रहा है, या अगर कोई भी ऐसे इम्पल्स आपके अंदर आ गई, कुछ भी जैसे ऐसे थॉट आ जाते हैं ना, किसी बच्चे से लड़ाई हो गई और एकदम से आपके मन में ऐसा आ रहा है कि मैं भी इसको मार दूंगा, और आपको इस चीज़ के लिए बड़ा शेम फील कराया जा रहा है कि आप कैसे कितने बुरे इंसान हैं, और ऐसा मैसेज होता है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो और तुमने ऐसा कर दिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंस आएंगे। एक तरीके से डर, शेम, गिल्ट, बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें आपके अंदर भर दी जाती हैं अगर कभी आप अपने उस जो सप्रेस्ड एनर्जी है उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हो, और बस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको पाला जाता है, तो इस तरीके से वो होने लगता है और इंसान को एक डर हो जाता है कि कहीं मेरा कंट्रोल सच में चला ही ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने थॉट्स आ रहे हैं तो ऐसा कर ही दो। तो उस इंसान को एक मैसेज ये भी जाता है ना कि मुझे अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो अननेसेसरी जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उस चीज़ के पीछे लग जाता है इंसानी दिमाग। एक है फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी तो है ही, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। तो जब आप इनटॉलरेंट होते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, तो देखिए कैसे, जैसे आई मस्ट बी 100% श्योर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और आई कांट रिलैक्स, रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? तो इसकी वजह से एंडलेस मेंटल चेकिंग और एनालिसिस में आप इन्वॉल्व रहते हैं। अब बचपन में क्या होता है, पेरेंट्स मॉडल्ड एंग्जायटी, पेरेंट्स ने भी ना एंग्जायटी जो है ना बहुत ज़्यादा, जब भी कुछ नया आया, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन था, तो उन्होंने भी बहुत एंग्शियसली उस सिचुएशन को उन्होंने रिएक्ट किया, और एज़ अ चाइल्ड आपने ना उसको विटनेस किया। तो यहाँ पे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपने अपनी होम लाइफ में देखी और जो पेरेंट्स का उसके लिए रिएक्शन देखा, तो उसकी वजह से आपने एज़ अ चाइल्ड ये मैसेज रिसीव कर लिया कि एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन, और मैं कैसे रिलैक्स कैसे हो सकती हूँ, कैसे मैं एकदम से ऐसे श्योर होकर रिलीफ में बैठ सकता हूँ, नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आप अननेसेसरी उन चीज़ों में भी एफर्ट्स डालने लगते हैं उनको फिक्स करने के लिए, उन्हें सर्टेन करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से चिंताएँ बस होने लगती हैं, उसकी एक पूरी चेन बन जाती है, व्हाट इफ सिनेरियोज़ घूमने लग जाते हैं, और फिर व्हाट इफ ओसीडी, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, ना आपको फिर आपकी रिस्क लेने की भी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो अननेसेसरी बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लगती है, तो हर चीज़ के लिए बहुत एंग्जायटी रहती है। तो इस तरीके से हर चीज़ के लिए रीअश्योरेंस लेना, चेक करना, बहुत इंश्योर करना, ओवर प्लानिंग करना, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया 4 फ़ियर्स के बारे में। अभी मैं ना आपको एक केस का एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रीफ में दे देती हूँ, जिनके चाइल्डहुड में इस तरीके का था कि उनको ये चारों ही फ़ियर थे, इसलिए मैंने सेपरेट-सेपरेट फ़ियर पे एग्ज़ाम्पल नहीं दिया, तो मैं आपको चारों पे एक वो दे देती हूँ। तो मेरे पास एक लड़का आता है, तो उसका ना बड़ा ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पाला गया था। उसके फादर ना काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के थे। अब उसके ग्रैंडफ़ादर भी ऐसे ही थे। तो उनकी फ़ैमिली में एक ऐसा ही वो था कि उस घर के सारे आदमी काफ़ी कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग थे। तो काफ़ी उनके लाइफ़ में बड़ी रेस्ट्रिक्शंस थी और बड़े मॉरल-वॉरल इस तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन वाला था। अब छोटी-छोटी बातों पे ना बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था। मतलब जैसे धज्जियाँ उड़ा दी जाती थी इस तरीके से कि फ़ैमिली की इज़्ज़त डुबो दी,
एकदम छोटी-सी भी गलती पर बिल्कुल फैमिली की तुमने नाक कटवा दी, इस लेवल की बातें करी जाती थी। तो छोटी सी एज में क्या हुआ कि उसने विटनेस किया कि उसकी मदर, उसके फादर की डोमिनेंस की वजह से और अपने इन-लॉज़ की डोमिनेंस की वजह से बीमार रहने लगी। तो उस बच्चे ने छोटी सी एज में ही अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी शुरू कर दी कि अपनी मदर को इमोशनल लेवल पर कंफर्ट देना। वो बीमार रहती थी, ज़्यादातर लेटी रहती थी, तो उनके छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाते रहना, इस तरीके से मतलब बच्चा बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गया। और उसको ना गलतियाँ करने से भी डर लगने लगा। उसको लाइफ़ में ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी, क्योंकि उसकी मदर ना उसके फादर जैसे ही घर में आते थे तो एंग्ज़ियस हो जाती थी कि पता नहीं अभी आदमी घर में आ गया है, क्या चीखेगा चिल्लाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस थोपेगा, और मतलब वो डरी-डरी सी रहती थी। बड़ा ना मतलब उनको एक अनसर्टेनिटी रहती थी, फुल डे बहुत एंग्ज़ियस रहती थी। तो इस तरीके से उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला। उस बच्चे ने एज़ अ चाइल्ड ये सारे मैसेज रिसीव करे, तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसके अंदर खुद का अपना एक एंग्ज़ियस पैटर्न ऐसे डेवलप हो गया, तो उसको हमेशा डर रहता था कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं अपने किसी भी एक्शन की वज़ह से किसी को हार्म ना कर दूँ। मुझे ना हर चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, तो सुबह उठते ही अपना हर चीज़ को एकदम से ऑर्गनाइज़ करना, कहीं पर भी अगर कुछ भी चीज़ अनऑर्गनाइज़्ड है, तो उसको बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील होना कि मैं अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से नहीं ले रहा हूँ। मेरे को फिर से क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, फिर से ये बोला जाएगा कि ये तो कुछ ढंग से कर नहीं सकता, ये तो बोझ है, छोटी-छोटी बातों पर पनिशमेंट मिलेगा, पता नहीं पापा कब आके थप्पड़ मार देंगे या गालियाँ सुना देंगे। तो इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा वो रहने लगा। वो जब बाहर भी जाता था तो उसको लगता था उसकी बातों से, उसके एक्शन से, उसकी किसी वजह से किसी को भी कोई हार्म नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा एक इंश्योर करता था, कुछ किसी से बात भी करनी हो तो पहले से ही माइंड में उसको पूरा प्लान करना पड़ता था कि मैं ये 4 लाइन सामने वाले से कहने वाला हूँ। तो उसको पूरा अच्छी तरीके से चेक कर लेता था कि मैं ये 4 लाइन जो बोलूँगा इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए, मेरी ऐसी कोई टोन नहीं होनी चाहिए जो किसी को किसी भी तरीके से बुरा फ़ील करा दे। तो वो इतनी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था हर चीज़ की। तो ये सब चीज़ों ने उसके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इतना ज़्यादा एंग्ज़ियस कर दिया था, उसके बाद वो छोटी-छोटी चीज़ें भूलने लगा। तो उसको ना ये आदत पड़ गई कि हर चीज़ को मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है। अब दिन में इतने सारे एक्शन होते हैं, कहाँ तक आप डायरी में नोट करेंगे? और जब उसकी इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ गई, तो वो कमरे से बाहर निकलता था, तो उसको वहम होता था पता नहीं मैंने लाइट बंद करी नहीं बंद करी है। अगर लाइट खुली हुई देख ली मेरे घर वालों ने, तो फिर वो चिल्लाएँगे मुझ पर, बर्बाद कर रहा है, हराम का पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो इतना ज़्यादा उसको मल्टीपल थिंग्स एकदम से अटैक कर गई। मतलब उसका सुबह आँखें खोलने के बाद रात को जब तक उसकी आँखें सोने के लिए बंद नहीं होती थी, उसका दिमाग उसको चैन ही नहीं लेने देता था। इतना बुरी तरीके से वो सब ओसीडी के लूप में फँसता चला गया। अब देखिए आपका चाइल्डहुड कितना इम्पोर्टेंट है ना? कैसे आपको एज़ अ चाइल्ड मैसेज मिला है। तो जो लोग बड़े लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा दिया गया एनवायरनमेंट जो घर का माहौल है, जो आप बच्चों के सामने मॉडल करते हैं या जो भी आप ना बच्चों के सामने आपका बिहेवियर है, आपका सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, आप उनको कुछ भी सिखा रहे हैं, वो किस तरह से उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर सकता है। हर चीज़ आपकी डिसिप्लिन नहीं करेगी बच्चे को, उसका बेटर वर्ज़न नहीं बनाएगी। बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर देती हैं अगर गलत तरीके से सिखाई जाएँ। अब ये लड़का इतनी बुरी तरीके से इन सारे चक्करों में फँस गया, और ये एक नहीं, ये तो मैंने एक वीडियो में कितने एग्ज़ाम्पल दूँगी, इतने ही केसेस देखे हैं। लेकिन समझिए कि कितनी बुरी तरीके से उसकी लाइफ़ ना पूरी हेल हो गई। तो ये मैंने, क्योंकि उसको बहुत सारी मल्टीपल ओसीडी थी और इनका बड़ा सारा वो था, तो इसलिए जो है ना मैंने एक साथ एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो हर वक़्त एक बच्चा इस अनसर्टेनिटी में ही जी रहा है कि कहीं मैं कंट्रोल ना खो दूँ, कहीं मेरी टंग स्लिप ना हो जाए, मैं ये ना कर दूँ। कितना मुश्किल होगा, कितना पेनफुल होगा उसके लिए ना अपनी ज़िंदगी को जीना। तो समझने वाली बात है हमें कि हमें थोड़ा-सा समझना है। अगर आप इस ओसीडी के लूप में फँस गए हैं, तो जाओ वापस अपने चाइल्डहुड में और अपने आप के सारे पैटर्न्स जो हैं, जहाँ से उनको पूरा रूट से वो मिल रहा है ना अभी तक स्ट्रेंथ, उनको समझो, क्योंकि उनको ही उखाड़ना पड़ेगा, तभी आप फ्री होगे। और समस्या एक फ़ियर ऑफ बीइंग अ बैड पर्सन और इमोरल, कहीं आप कुछ कर ना दें। तो क्या होता है, हमें ना कई बार ऐसा लगता है कि थॉट आ रहा है तो वो इक्वल टू एक्शन है, थॉट एक्शन फ्यूजन हो जाता है हमारी, तो हमारे अंदर ना एक मॉरल ओसीडी भी डेवलप हो जाती है। हर समय बहुत राइट रॉन्ग, हर समय एनालिसिस निकालते रहना। तो देखो इसको समझो, इवन थिंकिंग बैड थिंग्स मीन्स आई एम बैड। अगर दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है या कभी हमने ऐसा कुछ सोच लिया, तो अगर सोच भी लिया तो मैं बुरा हूँ।
थॉट एक्शन फ्यूजन हो जाता है, जिसमें थॉट को हम इक्वेट कर देते हैं एकदम एक्शन की तरह। जैसे सोच लिया तो जैसे इसे कर ही दिया, सोचने से ऐसा थोड़ा ना होता है। आप यहाँ पर टिपिकल जो चाइल्डहुड में उसका जो ओरिजिन है वो समझो, रिजिड मोरालिटी, शेम बेस्ड डिसिप्लिन सिखाया गया है आपको, रिलीजियस और मॉरल रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आपके घर में होती है। मतलब कुछ भी ऐसा आपके सामने प्रेजेंट किया गया। मैं छोटे छोटे एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास एक लेडी आई, तो उसकी मदर ने उसको हमेशा ये कंडीशनिंग का मैसेज दिया, बार बार उसकी कंडीशनिंग कर दी इस तरीके से मैसेज देते देते कि औरतों को तो कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि वो मर्दों के खिलाफ जाएं। आप ये बेसलेस सेंसलेस बात बार बार उन्होंने इतनी बार बताई कि उनके दिमाग पे वो गहरी बैठ गई कि औरतों को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि वो मर्दों के खिलाफ जाएं। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? कभी कोई आदमी गलत सोच रहा है, गलत बिहेव कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो जाया जा सकता है। अगर कोई औरत ऐसा सोचती है तो वो औरत चरित्र में भी अच्छी नहीं है, वो औरत अपना घर बर्बाद कर लेगी, वो औरत सारी पीढ़ियां बर्बाद कर लेगी, उसकी वजह से सारे घर के लोग परेशान हो जाएंगे और फिर घर की बदनामी होगी। और अगर किसी घर के आदमी ने कुछ कर लिया या टेंशन की वजह से उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इस तरीके से उसको बार बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस चीज का रिपीटेशन, कई बार ऐसा हुआ उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अगर आदमी के मुंह से कुछ भी निकलता है तो यानी कि वो बिल्कुल फॉलो करना है। तो एक बार क्या हुआ, उसके फादर उस पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगा रहे थे, रोक-टोक इस तरीके से चीज़ें कर रहे थे। काफ़ी पैसे वाले लोग थे, लेकिन थोड़ा गाँव का बैकग्राउंड बैकग्राउंड था उनका। तो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो उसके ऊपर बचपन से ही लेकर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी। अब वो जब बड़ी हो गई तो उस पर फिर से उसकी पढ़ाई-लिखाई पर भी, जब वो कॉलेज चूज़ कर रही थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, तो उसके मन में एक बार इस तरीके से थॉट आ गया कि यार कब तक मैं इन लोगों के चंगुल में रहूँगी? कब मेरा पीछा छूटेगा? मरते भी नहीं हैं। इस तरीके से उसके दिमाग में ये थॉट आ गया। अब उसके दिमाग में ये थॉट आना था और वो जो उसकी कंडीशनिंग इतने सालों से हुई हुई थी, वो एकदम से कि जैसे उसने ऐसा कर सोच लिया कि मरते भी नहीं हैं, तो जैसे उसने ऐसा कुछ कर ही दिया जिससे कि अब ये हो ही जाएगा, उसके फादर की डेथ हो जाएगी। और उसको खुद में भी इतना गिल्ट, शेम सब कुछ फ़ील हो रहा था कि मैं कैसी बेटी हूँ, मैं अपने फ़ादर के बारे में ऐसा कैसे गंदा सोच सकती हूँ, और मैंने अगर सोच ही लिया, तो ये अब हो ही जाएगा इस तरीके से। तो उसको ना इतना ज़्यादा डर लगने लगा, उसके बाद से फिर उसको वहम होने लगा, जब भी उसके फ़ादर कहीं बाहर जाते, जब तक वो वापस ना आ जाते, तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होने लग गई। उसको डर लगने लग गया कि पापा सही सलामत घर आएँगे या नहीं आएँगे। तो वो किसी भी तरीके से किसी के भी अंदर ऐसे डेवलप हो जाती है। और समझो, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्ट होने का या कोई हमें छोड़ देगा, उसका अगर डर जो होता है। सो इफ आई डिसप्लीज और डिसअपॉइंट, अगर मैंने लोगों को खुश नहीं किया या किसी को डिसअपॉइंट कर दिया, आई विल बी अनलव्ड, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। सो उससे रीअश्योरेंस सीकिंग, पीपल प्लीजिंग, कंपल्शंस इस तरीके से हो जाते हैं। और कई बार इससे ना रिलेशनशिप में बहुत वो होती है कि आप बहुत क्लोज रिलेशनशिप में बार बार रीअश्योरेंस लेते हो, आपको बड़ी एंग्जाइटी होती है। तो रिलेशनशिप ओसीडी भी लोगों को ऐसे डेवलप हो जाती है, अननेसेसरी का पीपल प्लीजिंग आपका बिहेवियर होता है। और उसमें आप अपने आप को सैबोटाज करते रहते हो, है ना? अपने आप को अंदर अंदर आप खत्म करते रहते हो, और बहुत ही ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहता है। अब क्या हुआ, क्यों होता है ये? इमोशनल नेगलेक्ट मिला बच्चे को, उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई इसकी। उसको कंडीशनल लव मिला कि जब ऐसा करोगे तो प्यार किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर डांट पड़ेगी, फटकार मिलेगी, या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी केयर गिवर्स थे उसके, उनसे कहीं ना कहीं उसको बहुत बार रिजेक्शन इस तरीके से मिला है। जैसे एक फीमेल थी मेरे पास आई, तो उसको घर में कभी ऐसा प्यार नहीं मिला जो एक बच्ची को मिलना चाहिए। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट था उनके घर का। कभी सपोर्ट मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो वो एक बहुत ही एंग्जायटी वाले उसमें रहती थी। पेरेंट्स का भी उसने कोई ख़ास अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा, कभी उसको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला, और उसको काफ़ी लेवल्स पर रिजेक्शन मिले। अब जब वो ऐसी सप्रेस्ड नीड के साथ बिल्कुल, जब अंदर से बिल्कुल खाली थी, वो धीरे-धीरे बड़ी हुई, तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया। अब वो लड़के से इतना ऑब्सेसिवली अटैच हो गई, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व हो गई। मतलब हर वो चीज़ ऐसे करनी जैसे उसके मुँह से निकली हुई बात या उसकी कोई इच्छा भगवान का आदेश हो। हद से ज़्यादा उसके सामने बिल्कुल नीचे दब के रहना, और हर बात पे उसको डर, छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, छोड़ ना दे, और इतना रीअश्योरेंस लेना कि मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का भी उसे
बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया था, क्योंकि बार-बार रीअश्योरेंस दे के भई कोई भी इंसान है थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और वो लड़का भी ऐसा नहीं था कि बड़ा चीटर था कि उसको यूज़ करके कुछ छोड़ना था, वो जेनुइनली अच्छी रिलेशनशिप में थे और वो चाहता था शादी करना। लेकिन उसने भी सेंस कर लिया कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना ऑब्सेसिव वे में रीअश्योरेंस जो है ना बार-बार लेती रहती है, और हर चीज़ मैं जो भी कहता हूँ, क्या मैं कभी कुछ गलत ही नहीं होता, हर चीज़ एकदम से मान लेती है कि ठीक है, अच्छी बात है कि कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें, इसका बिहेवियर। उसने बात करी उससे, और उसका बात करना क्या, पूछना क्या था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसे चैलेंजेस है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों इतना इनसिक्योर फील करती हो? उसकी तो एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसको लगा कि इसको मेरे अंदर की ये सारी बातें पता चल रही हैं, और अब ये मुझे बीमार मान लेगा, ये मेरे से तंग हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा, उसकी और एंग्ज़ायटी बढ़ गई। वहाँ से उसने प्रेयर्स करनी चालू कर दी भगवान से, और मन्नतें माँगनी चालू कर दी कि ये ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, हमारी शादी हो जाएगी तो मैं ये चढ़ाऊँगी। और वो सब चीज़ें भी, मन्नत भी ऐड हो गई, भगवान से प्रेयर करना भी ऐड हो गया, और उससे रीअश्योरेंस लेना और ज़्यादा बढ़ गया। और इस सब चक्कर में उसकी जब रिलेशनशिप खराब हो गई उससे, तो वो और उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया। तो कितनी भी बुरी कंडीशन किसी की भी हो सकती है, कहीं तक भी नौबत में आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ियर ऑफ गिल्ट या रिग्रेट। सो आई वोंट बी एबल टू हैंडल गिल्ट लेटर। वही, मुझे बाद में अगर गिल्ट हुआ तो मेरे से नहीं सँभलेगा, इस तरीके का ना दिमाग में होता है पैटर्न एक। सो इससे अवॉइडेंस, आप कंपल्सिव कन्फेशन करते हैं। और चाइल्डहुड के इसके रूट्स हैं, केयरगिवर ने ओवर रिएक्ट किया मिस्टेक्स के ऊपर, और गिल्ट ना ऐसे यूज़ किया गया कंट्रोल करने के लिए। जैसे गिल्ट ट्रिप पर ले जाते हैं ना बहुत सारे लोग, कि हाँ, उसको बार-बार गिल्ट फ़ील कराओ ताकि बच्चा वो चीज़ें ना करे, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ना करते तो पेरेंट्स ऐसा हैं या केयरगिवर्स ऐसे हैं जैसे डिसिप्लिन में लाने के लिए, बट ये कई बार ना इस तरीके से बैकफ़ायर करती हैं, बहुत गलत तरीके से किसी को भी खराब करती हैं। अगेन एक फीमेल का एग्ज़ाम्पल दूँगी छोटा-सा। तो यहाँ पर ना उनको बहुत ज़्यादा कन्फेशन ओसीडी हो गया, इतना कन्फेस करने की वो हो गई, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर उनको बचपन में इसी तरीके से गिल्टी फ़ील कराया जाता था। अब बच्चा है, बच्चा कभी गुस्सा भी होगा, उल्टी-सीधी बातें भी करेगा, सोचेगा भी इस तरीके से, लेकिन उसको छोटी-छोटी बातों पर इतना गिल्ट फ़ील कराना, और ज़बरदस्ती छोटी-सी भी कोई डिमांड करने पर इतना गिल्ट फ़ील कराना, कि ताकि बच्चा कुछ ऐसी डिमांड ना करे और वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, वो सब पेरेंट्स के लिए बहुत उल्टा पड़ गया। तो यहाँ पर इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, इसको अगर ऐसा लगता था कि इसके दिमाग में अगर कोई भी थॉट आ जाता था, किसी के भी बारे में अगर कोई भी रॉन्ग थॉट आ जाता था, तो इसको ना कन्फेशन की अर्ज होती थी, कि मैं जाऊँ और उससे कन्फेस करूँ, कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए ऐसा थॉट आया। तो अब घर में दादी थी तो कभी ऐसा थॉट आता था कि ये बुढ़िया फिसल गई तो क्या होगा? अब उसको ये होती थी कि दिमाग में थॉट आया है तो ये बहुत ही गंदा मेरा सोच था, और वो बहुत गिल्टी फ़ील करती थी, और वो बार-बार, बार-बार अपने आप को कोसती भी थी, और उसको इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती थी कि जाऊँ और दादी के पास जाकर बता दूँ कि दादी, मेरे मन में आपके लिए इतना थॉट आया है। और ये कंट्रोल नहीं कर पाती थी और घर के मेंबर्स को बता देती थी। अब जब तक घर के मेंबर्स के लिए अगर कुछ भी ऐसा थॉट आता था, कुछ भी, तो ये जाती थी, कन्फेस करती थी, और घरवालों ने और ज़्यादा उस चीज़ को समझने की बजाय इसको डाँटना, और इससे क्या बदतमीज़ हो गई हो, तुम्हारे दिमाग में इतने गंदे थॉट्स आते हैं, तुम बहुत बुरी हो, इस तरीके से कहना शुरू कर दिए। शुरू में उनको पता नहीं था कि ये ओसीडी है, बट इसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स और ज़्यादा आने लगे, और ज़्यादा गिल्टी फ़ील करने लगी। अब हुआ तब ज़्यादा कंडीशन ख़राब जब यही थॉट नेबर्स के लिए भी आने लग गए। तो जैसे छत वग़ैरह पे जाती थी, किसी पड़ोस की लेडी को, बच्चे को देख लिया तो उसके लिए भी ऐसे थॉट। अब इसको अर्ज होने लगी कि मैं जाऊँ पड़ोसियों के यहाँ और उनको भी जाकर कन्फेस करूँ ये चीज़ें। ना, वरना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता था कि मैं कन्फेस करूँगी तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा कि हाँ, मैंने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। तो अब बताइए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी ना ऐसे इंसान, आप पड़ोसी के यहाँ जा रहे हो आप, और आप उसको बता रहे हो कि मेरे दिमाग में आपके लिए इस तरीके का थॉट आ गया है। तो रिलेशन खराब ही होते हैं, कौन समझता है इतना? तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। और एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ नेगेटिव इमोशंस, कि कहीं मुझे एंग्ज़ायटी ना हो, एंगर ना हो, सैडनेस, कुछ भी ऐसे। तो ये समझिए, फीलिंग बैड मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग और डेंजरस। अगर मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ही, कुछ तो गलत है ही, कुछ तो बहुत बुरा खतरनाक होने वाला है। तो इससे इमोशनल सप्रेशन बहुत होता है, कंपल्सिव डिस्ट्रैक्शन, कि जानबूझ के आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। जब भी आप नोटिस करो कि आपको कोई भी थोड़ा नेगेटिव इमोशन आ रहा है, लो फील करो, तो आप कंपल्सिवली अपने आप को कहीं न कहीं एंगेज करो। चाइल्डहुड में देख लेते हैं इसके, केयर गिवर्स इनवैलिडेटेड इमोशंस,
कि रो मत, जस्ट बी स्ट्रांग। किसी ने बच्चे ने अपने कोई भी इमोशन को, सैडनेस को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया और तुरंत से उसको इनवैलिडेट कर दिया। ये नहीं बताया कि भाई हर तरीके के इमोशन की अपनी एक ब्यूटी होती है, नेचुरल होता है, और इमोशन को एक्नॉलेज करो, फील करो और उसे रिलीज करो। ये ना बताकर बस जस्ट में रो मत, खुश रहो, स्ट्रांग बनो, कमज़ोर थोड़ी ना हो, इस तरीके से उन्होंने ऐसे हैंडल किया। तो बच्चे को अच्छी इमोशनल हैंडलिंग नहीं आई। उसको लगा कि अगर कुछ भी इस तरीके का सैडनेस फील हो रही है, नेगेटिव इमोशन है, इसका मतलब तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और कुछ तो ऐसे खतरनाक होगा ही होगा। तो हर एक चीज़ में एकदम से इमोशनल शिफ्ट के लिए इंसान को बहुत अर्ज होती है। तो ऐसा ही एक लड़के के साथ होता था। वो आया मेरे पास, उसको लगता था कि मुझे हमेशा ही खुश रहना है। अगर मैं कभी भी थोड़ा-सा भी उदास हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, या ये इस बात का सिग्नल है कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और उसको ये था कि बस मुझे एक खुशी के स्टेट को मेंटेन रखना है, हमेशा एकदम खुशी। तो तुरंत जब भी कभी नेचुरल वे में भी कुछ नॉर्मल नेगेटिव इमोशन भी आता था, तो वो तुरंत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता था। और डिस्ट्रैक्ट करते-करते बार-बार उसके लिए कंपल्सिव हो गया। चेकिंग करते रहना अपने आप को कि कहीं मैं बुरा फ़ील तो नहीं कर रहा, कहीं मैं इस मोमेंट में उदास तो नहीं हूँ, कहीं मेरे अंदर कोई एंग्ज़ायटी तो नहीं, कहीं मेरे अंदर कोई डर तो नहीं है। तो बार-बार वो मेंटल चेकिंग, और फिर उसके बाद तो दिमाग है ही गुरु आपका, उल्टी-सीधी बातें भी आपको बताने लगता है। और फिर वो बताता था दिमाग, और फिर दिमाग क्या है, अननेसेसरी की फालतू की कहानियाँ बना रहा है, और वो उन फालतू की कहानियों को सुलझाने में लग जाता था। अपने इमोशंस को शिफ्ट करने के लिए अननेसेसरी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता रहता था। इस तरह से उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी। तो माय डियर वन्स, समझो, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो कि ये सारे फ़ियर्स ही होते हैं, आपके मेटा फ़ियर्स, जो ओसीडी के लूप को आपके अंदर चालू करते हैं। अलग-अलग स्टोरी हो सकती है सबके अंदर, जो थॉट्स हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, बट फ़ियर बेस में यही होते हैं। नेक्स्ट फ़ियर है फ़ियर ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ थॉट्स। सो अब देखो, इससे क्या रहता है दिमाग में, आई मस्ट कंट्रोल माय माइंड। मुझे माइंड को कंट्रोल करना है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसे कैसे पॉसिबल है? और समथिंग टेरेबल विल हैपन। अगर नहीं हुआ कंट्रोल तो कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तो थॉट को सप्रेस करते रहना, मेंटल रिचुअल्स फॉलो करते रहना, इस तरीके से ये सब में एंगेज करने में अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। सो बचपन में इसका क्या है कि केयर गिवर्स मॉडल्ड कंट्रोल्ड और इनटॉलरेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो केयर गिवर्स थे, यानी कि जो आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने कि हर चीज़ को कंट्रोल करना है, और कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, तो उसके लिए उनकी इंटॉलरेंस उन्होंने डिस्प्ले की। बच्चे ने उसको विटनेस किया, उसको कैच किया, उसको मॉडल किया। अब उसके अंदर ये है कि मुझे अपनी थॉट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरी एक क्लाइंट थी, तो उसके दिमाग में ये था कि मेरे दिमाग में जब भी आए, बस पॉजिटिव थॉट आना चाहिए। अरे भाई, ये क्या पॉसिबल है कि मेरे को जब भी आए पॉजिटिव थॉट आए? तो उसको ना ये था कि मैं अपना माइंड कंट्रोल करके रखूँ, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट आ गया, तो अगर वो मैनिफेस्ट हो गया तो क्या होगा? तो एक वो फ़ियर था उनके दिमाग में, वो सुनकर भी ना कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो हर समय थॉट को बस कंट्रोल करना कि मेरे दिमाग में जब भी थॉट आए, वो पॉजिटिव थॉट आए। तो ऐसे फँसते हैं लोग। एक है फ़ियर ऑफ लूज़िंग आइडेंटिटी, या जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ये फ़ियर अगर आपको है तो, व्हाट इफ आई एम नॉट हू आई थिंक आई एम। जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, अगर मैं वो नहीं हुआ तो मैं कौन हूँ, है ना? मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है? तो आइडेंटिटी ओसीडी, जो एग्जिस्टेंशियल रूमिनेशन होते हैं, वो इस फ़ियर की वजह से होते हैं, जो एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के होते हैं क्राइसिस। सो बचपन में देख लेते हैं, अनस्टेबल और क्रिटिकल एनवायरनमेंट था आपका, लैक ऑफ वैलिडेशन फॉर इंडिविजुअलिटी। आपकी जो इंडिविजुअलिटी थी उसके लिए वैलिडेशन नहीं था, हमेशा कुछ कंपैरिजन किसी और तरीके से आपको ये बताया गया कि ये बेटर है। मतलब आपको जो आपकी आइडेंटिटी थी उसके साथ कभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं कराया गया, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में इस तरीके के थॉट्स आते हैं ना कि कौन हूँ, हम क्यों आए हैं, जब मरना ही है तो ज़िंदगी इतनी भाग-दौड़ करने का क्या फ़ायदा है? हम जी क्यों रहे हैं? हमें ऐसा किसने बनाया है? मैं ऐसा क्यों हूँ? दूसरे लोग मुझसे इतने अलग क्यों हैं? भगवान के पास इतने सारे साँचे कैसे हैं? उन्होंने हम सबकी शक्लें, हम सबको ऐसे अलग-अलग क्यों बनाया है? सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? इतने डिफरेंस क्यों बनाया? कुछ भी इस तरीके के थॉट्स, अलग-अलग लोग जब इस फ़ियर के साथ आते हैं, तो ये जो विचार मैं आपको सैंपल बता रही हूँ, ये अलग-अलग हो सकते हैं सबके मन में, बट जो फ़ियर है वो ऐसा ही है। तो सबके
जैसा एनवायरनमेंट होता है, जो भी उनके अंदर इन्फॉर्मेशन गई हुई होती है, उसके बेस पर कुछ थॉट्स तो ओसीडी सफ़रर्स के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और कुछ उनके बहुत ही अलग डिफरेंट थॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत आते हैं। मतलब एक लड़की ने भागवत गीता पढ़ ली थी, तो भागवत गीता पढ़ने के बाद वो उसमें कॉन्सेप्ट ये जीवन मृत्यु का है। तो वहाँ से उसके दिमाग में एक आइडिया इस तरीके से आया कि हू एम आई, मैं कौन हूँ? तो वहाँ से ये आया और जब हमने उसके बचपन को भी देखा, तो वहाँ पर पता चला कि उसकी जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी, उसको कभी एप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको कभी वैलिडेशन नहीं दिया गया और हमेशा उसको इस तरीके से ही फ़ील कराया गया कि भई जो जीवन है, उससे मतलब एक नीरसता वाला मैसेज उसको मिला कि जीवन है, आया है, बोझ जैसा है, ढोना है और बस जीना है, तो इसे काट लो सही तरीके से, वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें ही उसने एज़ अ चाइल्ड अपने घर में एनवायरनमेंट से रिसीव करी थी। अब जब उसने वो फाउंडेशन कैरी कर रही थी और उसने भागवत गीता पढ़ ली, तो वहाँ पर ये जीवन, मरण, पर्पज़ ये सब चीज़ें बातें थी, तो वहाँ से लिंक करके वो ट्रिगर कर गया। तो कहीं पर भी किसी का भी कैसे भी लिंक कर कर वो ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट है फ़ियर ऑफ हर्टिंग अदर्स, चाहे इमोशनल लेवल पर या फिज़िकल लेवल पर। अब देखो क्या है, व्हाट इफ आई कॉज़ हार्म इवन बाय मिस्टेक? अगर मैंने किसी को गलती से भी नुकसान पहुँचा दिया था, तो इसकी वजह से चेकिंग, अवॉइडेंस इस तरीके के बिहेवियर सामने आते हैं। अब इसके चाइल्डहुड में क्या होता है कि ओवर एम्पैथी विदाउट बाउंड्रीज़। एम्पैथेटिक होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपको बहुत ही ओवर एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट मतलब ऐसा मिल जाता है, जहाँ पर आपको देखने को मिला कि लोग एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। उनकी अपनी कोई बाउंड्रीज़ ही नहीं है, बनाई नहीं तो रिस्पेक्ट कैसे होंगी? या पनिश्ड फॉर अदर्स डिस्ट्रेस, अगर दूसरे लोगों को कोई भी डिस्ट्रेस हुआ, तकलीफ हुई, तो उसके लिए पनिशमेंट मिला, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनके अंदर फ़ियर ऑफ हर्टिंग अदर्स हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी मदर ना बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्पैथेटिक थी। मतलब हर समय दूसरों के लिए अवेलेबल, हर समय। उनकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं था। वो अपना पर्सनल रेस्ट वग़ैरह सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके हर समय दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल थी। उन्होंने वो सब कुछ देखा अपने घर में इस तरीके से। उन्होंने अपनी मदर को मॉडल कर लिया सबकॉन्शियसली, ऐसे कोई इंटेंशनली नहीं करा, सबकॉन्शियसली जो है ना मॉडल कर लिया। तो उनकी मदर भी हमेशा इस बात की टेक केयर करती थी कि उनकी वर्ड्स से, उनके किसी एक्शन से कोई हर्ट ना हो जाए। वो चाहे थोड़ा सफ़र कर लें, लेकिन वो किसी को बिल्कुल भी हर्ट ना करें। अब उन्होंने भी वो सब चीज़ें अपनी मदर से ऐसे मॉडल की थी, तो अब उनकी हुई शादी। तो शादी के बाद उनके अंदर से ऐसा होता था कि वो हर एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि उनके किसी भी एक्शन की वजह से, उनकी किसी भी बात की वजह से, कोई भी हरकत की वजह से किसी को भी कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए बिल्कुल एकदम से अवेलेबल रहना। अब जब आप सबके लिए 24/7 ऐसे अवेलेबल रहते हो, तो लोग आपकी कदर ही ख़त्म कर देते हैं। आपको जो है ना बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने उनकी कदर ही ख़त्म कर दी। तो उनकी डेडिकेशन को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। अब उनको क्रिटिसिज़्म भी मिलता था इस बात पे कि हर समय इतना ज़्यादा चिंता करने की, हर समय अवेलेबल रहने की, हर चीज़ में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अरे! मैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हूँ और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के लिए कर रही हूँ। तो वो हर्ट होती थी, अंदर रोती थी, सप्रेस्ड होती थी बहुत ज़्यादा। तो वो सप्रेस होकर, रोकर बार-बार मेंटली ये रीचेक करती थी, मैंने इन लोगों को ऐसा क्या हर्ट कर दिया, ऐसा क्या हार्म कर दिया मैंने इनके इमोशंस को कि जिसकी वजह से ये मुझे ही गलत समझ रहे हैं। और उनके अंदर ये एक एंग्ज़ायटी बनी रहती थी, तो वो बार-बार, बार-बार अपने एक्शंस को रिव्यू करती रहती थी और कुछ भी चीज़ को करने से पहले प्लान करना, फिर उस प्लानिंग को भी बार-बार, बार-बार अपने माइंड में रिव्यू करते रहना और उनको यही था कि कहीं अननोइंगली मेरे किसी भी एक्शन से, वर्ड से, किसी भी चीज़ से दूसरे को हार्म ना हो जाए। तो अब ये बार-बार, बार-बार किसी इंसान के साथ हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी लाइफ़ में कितनी स्ट्रगल ऐड हो गई है। और एक है फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन, मॉरल लेवल पर या फिज़िकल लेवल पर। इफ़ आई टच या थिंक समथिंग इम्प्योर, आई विल बी डर्टी और बैड, कि अगर मैंने ऐसा सोचा भी, तो इम्प्योरिटी आ जाएगी और या कुछ टच किया, तो ये क्लीनिंग का हो जाता है। सो रिजिड क्लीनिनेस और प्योरिटी के रूल्स, मॉरल शेमिंग, इस तरीके से कुछ भी ऐसा है। तो इस तरीके के जैसे क्लीनिंग ओसीडी के लोग आते हैं, जैसे
बहुत सारे अपने घर में देखते हैं कि हर साफ-सफाई ऑर्गनाइज़्ड बहुत ज़्यादा सिखाया, या किसी के पेरेंट्स को भी इस तरीके के क्लीनिंग के ऑब्सेशंस हैं, तो उनको भी इस तरीके से क्लीनिंग के ऑब्सेशंस जो है ना आ जाते हैं, या शुरुआत में नहीं आते, बाद में उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है तो माइंड ना क्लीनिंग को रिलीफ से जोड़ देता है कई बार। और कई बार तो बिल्कुल मॉरल लेवल पर भी ऐसा हो जाता है कि जैसे एक लड़का था, वो अपनी टीनेज में जब उसको मास्टरबेशन के बारे में पता चला और उसने वो सब स्टार्ट किया, तो अब यंग बच्चा है, उसको नेचुरल अर्जेस फील होते थे, मास्टरबेट कर लेता था। लेकिन उससे ही उसको ऐसा लगता था कि उसने जिस भी रूम में मास्टरबेट किया है, लेकिन उसने पूरे घर को कंटामिनेट कर दिया, और घर में एक मंदिर भी है, तो वो सब चीज़ें वहाँ तक भी पहुँच गई हैं। उसके घर में उसकी सिस्टर भी है, तो उसने उसको भी कंटामिनेट कर दिया है। जैसे उसने अपने प्राइवेसी एरिया में मास्टरबेट किया, लेकिन फिर भी उस चीज़ का जो गंध है, वो सब चीज़ें सब लोगों को मतलब लग गई। तो उसके बाद उसको और जाती थी कि वो मम्मी से कहे कि भगवान जी को भी नहला दे, खुद भी नहा ले, सिस्टर को भी बोले नहा ले। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा सताती थी। अब उसकी वज़ह से उसने सप्रेस करना शुरू किया अपनी उस अर्ज को जो नेचुरली उसे फ़ील होती थी, लेकिन वो सप्रेस नहीं कर पाता था। फिर वो मास्टरबेट कर लेता था। फिर उसके अंदर वही सब चीज़ें लगी रहती थी, दिमाग में चलता रहता था, और इस सब की वज़ह से उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। तो किसी भी तरीके से किसी के भी दिमाग में अलग-अलग तरीके से ओसीडी का लूप ये चालू हो सकता है। और फियर्स देखते हैं। ये है फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ डिसअप्रूवल। इफ आई फेल और डिसअपॉइंट, अगर मैं फेल हो गया, मैंने डिसअपॉइंट कर दिया, सो आई एम अनवर्दी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी कभी तो फेल हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है किसी को, तो सीधा एकदम से ऐसा मान लेना कि आई एम अनवर्दी। सो इससे परफॉर्मेंस को चेक करते रहना, ओवर कॉम्पनसेशन करना, किसी भी चीज़ का भरपाई करते रहना। चाइल्डहुड में देखते हैं कि परफेक्शनिस्ट और अचीवमेंट ड्रिवन अपब्रिंगिंग मिली है ऐसे लोगों को, तो उसकी वजह से उनके अंदर बस यहाँ पर ये है कि मैं हर चीज़ परफेक्शन से करूँ, मेरी परफॉर्मेंस एकदम बहुत बढ़िया होना चाहिए, अगर नहीं तो मुझे कॉम्पनसेट करना है उसे किसी न किसी तरीके से। एक लड़का मेरे पास आया, उसको इसी चीज़ की ओसीडी थी, उसको लगता था कि हर एक चीज़ मेरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो जब वो जॉब पर भी था, उसको कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, तो उसको लग रहा है मेरी परफॉर्मेंस दी बेस्ट होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब प्रेज़ करने चाहिए, सब उससे कन्विंस होने चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं एक आध को भी डिसअपॉइंट कर गया, किसी भी वजह से किसी ने भी बिना डिसअप्रूवल कर दिया या रिजेक्शन हो गया, इसका मतलब आई एम अनवर्दी, आई एम अ फेलियर, सीधा ये लेबलिंग थी उसकी। और उसको इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी किसी भी परफॉर्मेंस से पहले, मतलब उसको ऐसा लगता था कि अगर मुझे हर एक मेरे एक्शन में सक्सेस नहीं मिली है, तो मैं अनवर्दी हूँ, मैं बिल्कुल फेलियर हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं एकदम यूज़लेस हूँ। इस तरीके के उसने अपने आप को कोर बिलीफ की लेबलिंग कर रखी थी। नेक्स्ट है फियर ऑफ लूजिंग लव और अप्रूवल का। आपको ये लगता है कि मुझे किसी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो लव मस्ट बी अर्न्ड और आई विल बी अबेंडेंड। लव को ना अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है आपको रिलेशनशिप में प्यार पाने के लिए। और आई विल बी अबेंडेंड, या मुझे छोड़ दिया जाएगा। सो रीअश्योरेंस के विजुअल, सो जनरली इसमें रिलेशनशिप ओसीडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। सो कंडीशनल एक्सेप्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स और केयर गिवर्स, ऐसे बच्चों को कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती है जिन्होंने भी उसको पाला है उनसे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़के, उसको बहुत ही ज़्यादा इस बात की एक एंग्जायटी रहती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं उसको छोड़ ना दे। अगर मैं सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक परफेक्ट आइडियल मैन की तरह सब कुछ करूँगा, मैं उसको खुश रखूँगा, फाइनेंशियली भी, सेक्सुअली भी, इमोशनली भी, तो वो मेरे साथ रहेगी। अदरवाइज़ वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये उसके अंदर एक डर था, और उसकी वजह से अननेसेसरी वो अपने आप को प्रेशराइज़ करता था, अपने लुक के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। हर दिन एकदम ऐसे डैशिंग बन के रहना, और हर चीज़ में बिल्कुल ऐसे करना कि जैसे उससे ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म कोई कर ही नहीं सकता। तो जब इंटीमेसी के पल होते थे अपने पार्टनर के साथ, उस टाइम पर भी उसको ये था कि आज मुझे इसको इतना अच्छे से सेक्सुअली सैटिस्फाई करना है कि इसको बिल्कुल ऐसा लगे कि मेरे से ज़्यादा तो बढ़िया कोई आदमी है ही नहीं, जो हर चीज़ में एकदम से परफेक्ट है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि जब जब भी वो बचपन में बहुत अच्छी तरीके से ऐसे बढ़िया परफॉर्म करता था, बढ़िया तरीके से रहता था, उसको तभी एप्रिसिएशन मिलता था। उसको एक्सेप्टेंस ही कंडीशनल मिलती थी। अदरवाइज़ उसको रिजेक्शन नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से वहाँ से वो पैटर्न उसके अंदर आया, और ये करते-करते उसका ऑब्सेसिव बिहेवियर होने लग गया। एक है फियर ऑफ अनकंफर्टेबल बॉडी सेंसेशन।
इससे क्या होता है, इफ़ आई फील वियर्ड इन माई बॉडी, अगर बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, इट मीन्स डेंजर, उसका मतलब है भाई कुछ तो खतरा है। सो सोमैटिक ओसीडी हो जाती है, पैनिक चेकिंग होती रहती है इसमें। बचपन में जाते हैं, केयर गिवर जो है पैनिक अराउंड इलनेस और डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्कम्फर्ट होता था, इलनेस होता था, तो उनको देखा पैनिक मोड में जाते हुए, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो, कैटास्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन निकालते हुए। तो उसमें अब एक लड़का था, तो उसको क्या है, बार-बार ऐसा लगता था कि कभी मेरी हार्ट बीट इरेगुलर है, कभी मेरी ब्रीथिंग अनइवन है, कभी मेरे पेट में हल्की सेंसेशन है, तो ये कोई बड़ी बीमारी का सिग्नल है। बार-बार वही गूगल चेकिंग करते रहना, बार-बार डॉक्टर्स शॉपिंग करते रहना, रीअश्योरेंस लेना, किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि छोटी-छोटी सेंसेशंस को बहुत बड़ा मानकर ओवर रिएक्ट करते हुए उसने खुद अपने फादर को देखा था। तो वहाँ से वो पैटर्न था, जिस पैटर्न को वो कैरी कर रहा था, और उसका वो खुद का वो पैटर्न बन गया। तो वहाँ पर जब भी किसी फैमिली में छोटी-छोटी बातों को ओवर रिएक्ट, जैसे एक लेडी थी, उनके घर पे क्या था, अगर ज़रा-सा भी कुछ भी बॉडी में कुछ भी डिस्कम्फर्ट आता था, तुरंत दवाई ले लेना, तुरंत दवाई ले लेना, और डॉक्टर की सलाह से भी नहीं गए, मेडिकल स्टोर से बताया कि भई ये हो रहा है और इसकी दवाई दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाले इस तरीके से दवाई दे देते हैं। अब कम देने लगे हैं, पहले बहुत ज़्यादा दे देते थे। तो उनको क्या है, दवाइयों की इतनी आदत हो गई थी, तो ज़रा-सी भी बॉडी में कोई भी सेंसेशन हुई, एकदम से डर लगता था, ये कोई बड़ी चीज़ है, और लिया, पहले से ही उसकी दवाई लेनी शुरू कर दी। तो ये सब क्या है? ये सब वही फ़ियर बेस्ड ऑब्सेशंस हैं। फ़ियर ऑफ इनर इविल और डार्कनेस, अंदर की जो एक बुराई, जो एक बुरी नज़र, है ना? कुछ भी इस तरीके से डार्कनेस, उसका भी एक डर है। सो व्हाट इफ डीप डाउन आई एम बैड, परवर्टेड, क्या पता मैं अंदर से बहुत बुरा हूँ, है ना? मैं कोई शैतान हूँ, इस तरीके से। सो इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं, मॉरल हार्म, सेक्सुअल ऑब्सेशंस की, इस तरीके से। तो स्ट्रिक्ट मॉरल एनवायरनमेंट में लाकर बचपन में शेम कोई भी इम्पल्सेस के अराउंड हुई, तो इस तरीके से फ़ियर ऑफ इनर इविल और डार्कनेस की, कि मेरे अंदर के कुछ ऐसे गहरे हिस्से हैं जिसकी वजह से मैं ना इस तरीके का कोई गंदा इंसान हूँ। तो जब भी कोई इस तरीके का फ़ियर होगा ना, तो आपके अंदर ना इस तरीके से आएगा ही। तो जैसे एक आदमी था, उसके दिमाग में ऐसा आता था कि वो कभी भी कोई छोटा बच्चा देखता था, तो छोटे बच्चे बहुत क्यूट से भी होते हैं बहुत सारे, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उनको टच करना चाह रहे हो या उनको ऐसे क्यूट से ऐसे बोल रहे हो। तो आप कुछ गलत ही इंटेंशन उनके लिए रखते हो। लेकिन उनके अंदर इस तरीके से थॉट आते थे कि मैं बच्चों को क्यूट मान के ऐसे कभी उनको जेंटली टच भी करने की कोशिश करता हूँ, या उनके पास जाना, या उन्हें प्यार करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं डीप डाउन मेरे अंदर कोई शैतान हो, बुरा हो, मैं बच्चों की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्योंकि इस तरीके के वाहियात कोई ना कोई सीरियल, सीरीज़, कहीं न कहीं कुछ देखा सुना ऐसा होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को इस तरीके से सेक्सुअली जो है ना गलत इंटेंशन रख के हार्म भी करते हैं। तो कहीं न कहीं से बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में कंडीशनिंग इफ़ेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारी होती है, और ऊपर से हमारा ये जो चाइल्डहुड है ना, कि बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल एनवायरनमेंट, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कुछ शेम फ़ील कराना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो उस पर्सन को इतनी तकलीफ़ होती थी, उसको इतना रोना आता था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि नेचुरली छोटे बच्चों को देख के हम सभी को प्यार आता है। तो उनके साथ 3-4 बार ऐसा हुआ कि उन्हें क्यूट-क्यूट से बच्चे कहीं दिखाई दिए, तो उनका एकदम से मन करा उससे बात करने का, ऐसे 1-2 बच्चे की गालों को उन्होंने ऐसे टच कर लिया। इंटेंशंस बिल्कुल प्योर थी, लेकिन उनके अंदर ये थॉट आया, और थॉट के पीछे भी एक वो था, तो उन्होंने इस तरीके से सुना हुआ था कि बहुत सारे लोग बच्चों को गलत नज़र से देखते हैं और गलत तरीके से टच करते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट होकर कुछ थॉट आया, और उनके यहाँ दिमाग में पहले से ये कंडीशनिंग थी कि ये गलत है, शेमफुल है, इस तरीके से। तो वहाँ से उनका वो शेम अटैच हो गया उस चीज़ से, फ़ियर अटैच हो गया, और उनको डर डेवलप हो गया, और उन्होंने बच्चों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। कहीं पर भी छोटा बच्चा देखे, फ़ौरन वहाँ से मुड़ जाए, और वो चीज़ से जितना आप बचोगे, जितना आप उस चीज़ से अपने दिमाग को ऐसे फ़ियर से और एसोसिएट करते चले जाओगे, तो दिमाग उस चीज़ के लिए और हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाएगा। तो उस तरीके से ओसीडी के लूप में फँस गए थे। उन्हें लगने लगा कि वो डीप डाउन बहुत ही गंदे इंसान हैं। नेक्स्ट है फ़ियर, फ़ियर ऑफ अनवर्दीनेस, डिफेक्टिवनेस। समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी एट माय कोर, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ अंदर। एंडलेस सेल्फ एनालिसिस करते रहते हैं लोग इस फ़ियर की वजह से, जब वो एक अनवर्दीनेस का उनके अंदर, या कुछ डिफेक्टिवनेस है कि कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ है, तो इस तरह से वो अपने ही सेल्फ एनालिसिस में पैरालाइज्ड फ़ील करते हैं बिल्कुल। बचपन में क्रॉनिक क्रिटिसिज़्म मिला उन्हें, बहुत कंपैरिज़न किया गया उनका, इस तरीके से। तो एक लड़का था, वो अपने दिन का
कहीं 7 से 8 घंटा शीशे के सामने, फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होकर बिताता था। क्योंकि उसको अपने अंदर कभी नाक में, कभी अपने दोनों शोल्डर्स में, कभी अपने दोनों चेस्ट में, कहीं न कहीं उसको बॉडी पार्ट में चेंज होता रहता था। कुछ ना कुछ उसको सोमैटिक लेवल पर, बॉडी के लेवल पर डिफेक्ट दिखाई देता था। उसको हमेशा कंपैरिज़न के लिए 3 लड़के उसके दिमाग में आते थे, जिसमें कि एक उसका पड़ोसी था, एक इसका स्कूल का बच्चा था और एक उसका कज़न था। और तीनों की तस्वीर बार-बार इमेज उसके दिमाग में आती थी और उसका दिमाग वो सारी की सारी जो बॉडी की सिमेट्री है, जो बॉडी की शेप है, उनसे मैच और मिसमैच, मैच, मिसमैच, मैच, मिसमैच यही सारा दिन करता रहता था। 7 से 8 घंटा कोई शीशे के सामने खड़ा होकर इस तरीके से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में उसको बहुत ही अनवर्दी फ़ील कराया गया, उसको बहुत रिजेक्शन मिला, उसको बार-बार यही सब सुनने के लिए मिला कि वो अच्छा दिखता नहीं है, ना उसकी शक्ल अच्छी है, ना वो कुछ अच्छा करता है और इस तरीके से उसके दिमाग में ये सब चीज़ें थी, जो ऐसे ओसीडी की तरह उसके अंदर डेवलप हो गई। और है फ़ियर ऑफ लूज़िंग सेफ्टी और स्टेबिलिटी। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? एनी चेंज और अनसर्टेनिटी मीन्स डेंजर, जो कि बिल्कुल गलत है। लाइफ़ की ब्यूटी ही अनसर्टेनिटी में। सो क्योटिक, अनप्रेडिक्टेबल होम, जो ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं ना जिसमें बहुत ट्रॉमा होता है, कुछ भी ऐसा बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी chaos होता है, तो वहाँ से इस तरीके का होता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो भी अनसर्टेनिटी थी उसको हैंडल करना नहीं आता। तो एक लेडी थी, उनको व्हाट इफ वाली ओसिडी, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, हर चीज़ को उनको बिल्कुल सर्टेन, बिल्कुल फिक्स करना था कि हर चीज़। और ये तो बहुत लोगों में इनटॉलरेंट जो है ना अनसर्टेनिटी की वजह से चिंता ही करते रहते हैं। मतलब घर से अगर उनका बेटा भी बाहर जा रहा है तो पूरा कांस्टेंट चिंता उस चीज़ की करते रहना। हर चीज़ में बस चिंता, कोई भी एक्शन ले लिया, अगर रसोई में कुकर में भी कुछ चढ़ा कर आई हैं तो उसकी भी अगर ये फट गया तो क्या होगा? अब घर में खाना तो बनेगा ही, कुकर तो इस्तेमाल होगा ही। तो इतनी ज़्यादा उनके चिंता थी, बस हर चीज़ में उनको छोटी-छोटी चीज़ों में अनसर्टेनिटी, बाथरूम में नहाने जा रहे हैं, आज पैर फिसल गया तो क्या होगा? तो इस तरह से अब बाथरूम है, बाथरूम में पानी का आप इस्तेमाल करोगे तो गीला तो होगा ही, संभल के चलेंगे, सभी के साथ रिस्क है। चांसेस हैं पैर फिसल सकता है, लेकिन फिर भी सब बाथरूम यूज़ करते हैं, नहाते हैं रोज़ाना। लेकिन हर चीज़ में उनको इस तरीके से लगता था और जीना उनका बहुत मुश्किल हो गया था। और ए फ़ियर ऑफ लूज़िंग कनेक्शन विद रियलिटी और गोइंग क्रेज़ी। इससे क्या होता है, इफ आई थिंक टू मच और फील वियर्ड, अगर मैंने बहुत सोचा या बहुत वियर्ड फील किया, आई विल लूज कंट्रोल ऑफ माई माइंड, मेरा माइंड का कंट्रोल चला जाएगा। बचपन में देखते हैं ओवर एक्सपोजर टू स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहा, इनवैलिडेटेड इमोशंस, विटनेसिंग इनस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ जिस भी बच्चे ने वो किया तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन बिल्कुल ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप से, मैं पागल ना हो जाऊं। तो मेरे क्लाइंट थे, उनके दिमाग में जो ये ट्रिगर शुरू हुआ, वो वहाँ से शुरू हुआ कि उन्होंने ये चीज़ बहुत सुनी कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही हम कर बैठते हैं। मतलब हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, तो वैसा हो जाता है हमसे। अब उसकी वजह से ना उनके दिमाग में इतना ज़्यादा डर लगने लग गया। उनको लगा कि कहीं मैं ऐसा नहीं हो कि कुछ भी सोचूँ उल्टा-सीधा, मेरे दिमाग में भी कुछ गलत आ जाए, तो मैं ऐसा कर दूँ, मेरा कंट्रोल चला जाए, मैं पागल ना हो जाऊँ, तो उनको पागल होने का डर। अब वो जिस लोकेलिटी में रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने 1-2 लोग ऐसे देख लिए अपने बहुत क्लोज़ उसमें, जो लोग मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब थे और सड़क पर भी इस तरीके से कभी गाने गाते हुए निकल रहे हैं, थोड़े से फटे हुए कपड़ों में निकल रहे हैं, इस तरीके से जो होते हैं ना, थोड़ा-सा ऐसा एरिया जहाँ पर इस तरीके के लोग होते हैं जिनका दिमागी कंडीशन ठीक नहीं होती, लेकिन उनका कोई इलाज कराने के लिए नहीं होता, तो वो कई बार ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, एब्नॉर्मल कंडीशन में। तो उस तरीके से उन्होंने देखा, तो वो थोड़े से एक गाँव के बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा देखा कि मेंटल जो प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग होते थे, तो उनको सब पागल और ये सब कर्स करके बच के रहना, इनका तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कहीं कुछ मार ना दे, कहीं कुछ ऐसा गलत ना कर दे, ये सब चीज़ें भी उन्होंने आस-पास से सुनी भी थी। तो उनके दिमाग में भी ये डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कंट्रोल खो जाए, मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचा दूँ, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ, मेरा दिमाग से कंट्रोल हट गया, तो मैं अजीब-सी हरकत ना करने लगूँ, मैं भी कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही फटे कपड़े में बाहर निकल जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना कपड़े पहने ही घर से बाहर निकल जाऊँ, कहीं मैं किसी को गाली ना दे दूँ। इस तरीके के तमाम थॉट उनके दिमाग में आने लगे कि पागल हो जाने का, मेरा कंट्रोल खो जाने का, कि जब मेरा दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो मुझे तो पता ही नहीं ना कि कैसी हरकत मुझसे हो जाएगी, कहीं मैं किसी को मार ना दूँ, धक्का ना दे दूँ, कहीं मैं अपना सारा ज़मीन जायदाद दूसरे के नाम ना कर दूँ। इस तरीके के उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगे थे।
फियर ऑफ द अननोन या स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी। तो ऐसे में क्या होता है, इफ आई डोंट नो अल्टीमेट ट्रुथ, अगर मुझे अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता, आई कांट रेस्ट, तो इससे एग्जिस्टेंशियल ओसीडी ऐसे आ जाती है, स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी जो है ना फील होने लगती है। तो रिजिड रिलीजियस बिलीफ और फियर बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, तो कई घरों में ना स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को ना ऐसे दुश्मन से बना दिया जाता है, इतना डराया जाता है भगवान के नाम पर, सब चीज़ों के नाम पर, कि इंसान के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट के साथ हुआ कि उनके भगवान को विलन ही बनते हैं उनके घर में तो। और अध्यात्म का मतलब ये है कि आपकी पूरी शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतरात्मा की शुद्धि, इतने ज़्यादा उनको वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बिठा दी गई, तो उनको हर समय इस तरीके का डर लगता था कि भई हम यहाँ पर भगवान के दिए हुए जो रहमो करम है उसकी वजह से यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। जो लोग ये सब ऐशो-आराम जुटा रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, ये सब ना भगवान तक पहुँचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस सब को वेस्ट कर रहे हैं, मूर्खता में जीवन जी रहे हैं। और जीवन का मतलब है साधारण तरीके से खाना, सादे कपड़े पहनना, सादा भोजन करना और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में लगा देना, नाम जप करना। और अगर आप कोई भी मन में कामना रखते हो, तो आप ये निरादर कर रहे हो भगवान का, और आपको कभी भी वो जो मनुष्य जीवन मिला है, जो इसका पर्पस है, वो पूरा नहीं होगा। इस तरीके के उनके दिमाग में थॉट्स आने लगे और पूरा उनको दिमाग में इतना परेशानी होती थी कि जीवन से नीरसता हो गई। अब एक मन तो उनका था, नॉर्मल तरीके से जीना चाहता था, जो देखता था कि उनकी उम्र के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आराम से जीवन जी रहे हैं, जो सब कुछ इतना सोशल मीडिया पे हर जगह दिखाया जा रहा है। और एक जो उनकी कंडीशनिंग वाला वो था, वो ये सब उनसे फोर्सफुली, जैसे कोई अंदर डंडे की नोक पे बोल रहा हो कि भाई तुझे ये करना ही है, बिल्कुल ना, जैसे बंदूक तान रखी है यहाँ पर और डंडा बिल्कुल बजा रखा है कि नहीं किया तो ऐसा करना है। तो वो इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना गिल्ट, इतना ज़्यादा फियर, हद से ज़्यादा वो सब था। तो ये मैंने अभी बताए आपको ऐसे 20 फियर जो आपके मेटा फियर्स होते हैं, जिनकी वजह से आपके कुछ बिलीफ सेट होते हैं, फिर उससे ऑब्सेशन चालू होते हैं आपके। अब ज़रा आगे समझ लेते हैं कि ओसीडी डजंट स्टार्ट विद द थॉट से नहीं स्टार्ट होता, इट स्टार्ट्स विद द फियर ऑफ मीनिंग बिहाइंड द थॉट। ये नोट कर लो कि वो जो डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज मेटाफियर्स आर द ब्रेन लर्न डेंजर एसोसिएशन। ये जो मेटाफियर्स है ना, ये आपके ब्रेन के वो जो लर्न डेंजर एसोसिएशन है वो है भाई, यूजुअली एब्जॉर्ब्ड इन द चाइल्डहुड थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्रिटिसिज्म और इमोशनल निग्लेक्ट। चाइल्डहुड में जाओ, वहीं पर रूट तलाशो। Healing comes from retraining the brain that uncertainty, emotion and imperfection are safe to experience। क्योंकि इन सब के उसमें यही है, फियर का नाम कुछ भी हो, लेकिन फियर को तो आपको फेस ही करना पड़ेगा, और वो जो आपके अंदर के पूरे कंडीशन एसोसिएटेड पैटर्न से उन सबको ब्रेक करना पड़ेगा। आप जरा ओसीडी का ये फियर मैप भी आप समझ लो अच्छी तरीके से क्विकली। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल देके नहीं करूँगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट क्योंकि मुझे आपको पूरा डिटेल में सिखाना है तो सीखना तो है। तो यहाँ पर समझ लो, देखो चाइल्डहुड रूट आपका बिलीफ, फिर थॉट आते हैं, उससे कंपल्शन करते हो, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और लॉन्ग टर्म लूप बना लेते हो तुम। तो मेटा फियर है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स मीन्स आई एम केयरलेस और बैड। ये कोर बिलीफ हो गया आपका, जो लर्न रूल है आपका। फिर देखो थॉट, डिड आई लॉक द डोर करेक्टली, क्या मैंने सही तरीके से दरवाजा बंद किया? क्या कर रहे हो फिर तुम? रीचेकिंग कर रहे हो, रीअश्योरेंस ले रहे हो, टेम्परेरी तुम्हें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन तुम उस डाउट को बढ़ा रहे हो और बार बार अर्ज हो रही है तुम्हें चेक करने की। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल समझ लो, इफ समथिंग बैड हैपन्स इट्स माई फॉल्ट, अगर कुछ बुरा हो गया तो मेरी गलती है। वॉट इफ आई कॉज द एक्सीडेंट, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया तो। रिप्ले कर रहे हो इवेंट को, कन्फेस कर रहे हो, रीअश्योरेंस ले रहे हो, गिल्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है इनसे, लेकिन मोर गिल्ट एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तुम्हारे अंदर। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, इफ आई डोंट कंट्रोल माई माइंड आई विल डू समथिंग टेरेबल, कुछ ना कुछ मुझसे बुरा हो जाएगा अगर मैंने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया। वॉट इफ आई स्टैब समवन, अगर मैंने किसी को चाकू घोंप दिया तो आप क्या कर रहे हो? नाइफ को अवॉइड कर रहे हो, थॉट को सप्रेस कर रहे हो, एंग्जाइटी थोड़ी ड्रॉप हो रही है, लेकिन ब्रेन क्या बिलीव कर रहा है? थॉट इज इक्वल टू डेंजर, थॉट एक्शन फ्यूजन हो रहा है। और समझो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से क्या हो रहा है? आई मस्ट बी 100% श्योर टू फील सेफ, ये बिलीफ बन गया अंदर। व्हाट इफ आई डिडंट वॉश माय हैंड्स प्रॉपर्ली, अगर मैंने अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ नहीं किया तो। रीवॉशिंग कर रहे हो उसकी वजह से, चेकिंग कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, फील श्योर फॉर अ मोमेंट,
थोड़े टाइम के लिए बस उसी मोमेंट में श्योरिटी रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रही है इंटॉलरेंस अनसर्टेनिटी के लिए। फियर ऑफ बीइंग अ बैड पर्सन का समझ लो, बैड थॉट्स मीन्स आई एम बैड, ये बिलीव बन गया अंदर। व्हाट इफ आई एम अ सिनर और इमोरल पर्सन, इसकी वजह से तुम प्रे कर रहे हो, न्यूट्रलाइज कर रहे हो थॉट्स को और फील्स मॉरली प्योर शॉर्ट टर्म के लिए, बट रीइंफोर्स करते हो थॉट एक्शन फ्यूजन की, जैसे थॉट आ गया तो पता नहीं तुमने ऐसा सच में कुछ कर ही दिया। नेक्स्ट समझो, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, इफ आई अपसेट पीपल दे विल लीव मी, ये आपका बिलीफ है। सो डिड आई से समथिंग रॉन्ग, इस तरीके का ऑब्सेसिव इंट्रूसिव थॉट आएगा, ओवर एक्सप्लेन करोगे या अपोलोजाइज करोगे और आपको लगेगा कि कनेक्शन रीस्टोर हो गया है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मोर सोशल एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है फियर ऑफ गिल्ट या रिग्रेट का, इसका कोर बिलीफ है आई कुडंट लिव विद गिल्ट लेटर। अब देखो ऑब्सेसिव थॉट कह रहा है व्हाट इफ आई इग्नोर समथिंग इंपॉर्टेंट, क्या कर रहे हो फिर तुम, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो एक्शन, गिल्ट रिड्यूस हो रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इंक्रीज फ्यूचर गिल्ट सेंसिटिविटी, गिल्ट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। नेक्स्ट है फियर ऑफ इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस मीन्स डेंजर और लॉस ऑफ कंट्रोल, ये गलत बिलीफ अंदर सेट हुआ है। वाई एम आई एंक्शियस, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, अगर मैं एंक्शियस हूँ तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अवॉइडेंस कर रहे हो, नम कर रहे हो, एनालिसिस निकाल रहे हो, थोड़ी देर के लिए कुछ काम फील करोगे जब ये सब कंपल्सिव बिहेवियर करोगे, लेकिन इमोशन के प्रति जो तुम्हारी इनटॉलरेंस है वो और बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है फियर ऑफ इम्प्योर थॉट्स कंटामिनेशन का, सो आई मस्ट स्टे प्योर और क्लीन टू बी सेफ, ये आपके अंदर एक बिलीफ है। सो दिस थॉट मेक्स मी डर्टी, थॉट तक से डर्टी हो जाते हैं लोग, एक्सेसिव क्लीनिंग करेंगे, प्रे करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रिगर को, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, बट फियर ऑफ इम्प्योरिटी और स्ट्रेंथ होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ डिसअप्रूवल। सो कोर बिलीफ यहाँ पे क्या है जो लर्न आपने सीख लिया है, इफ आई फेल आई विल लूज लव। सो ऑब्सेसिव थॉट कैसे आ सकते हैं, वॉज दैट गुड इनफ, क्या जो भी कुछ किया आपने वो सही था क्या, तो रिहर्स करना, करेक्ट करना, प्रेज सीकिंग, कुछ भी है ऐसे खुद को भी सैबोटाज करके आप पीपल प्लेसिंग उसमें चले जाते हो, तो मोमेंट्री एश्योरेंस मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मोर परफॉर्मेंस एंजाइटी। नेक्स्ट है फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स। सो यहाँ पर लर्न रूल क्या है, आई मस्ट नेवर कॉज हार्म। थॉट कैसा आ रहा है, व्हाट इफ आई सेड समथिंग मीन, अगर मैंने कुछ भी ऐसा कह दिया जो कि सही नहीं है, बुरा है ना, तो चेकिंग कर रहे हो अपनी टोन को, कुछ भी जो भी इंटरेक्शन हुआ था वो आपके दिमाग में रिप्ले हो रहा है, टेम्परेरी पीस मिलता है लेकिन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फियर ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ माइंड, इफ आई कांट कंट्रोल थॉट्स आई एम गोइंग क्रेजी, ये दिमाग में आ रहा है कि थॉट्स नहीं कंट्रोल करे तो मैं पागल हो जाऊंगा या होता जा रहा हूँ। व्हाट इफ आई लूज इट, अगर मेरा कंट्रोल खो गया तो ऐसा थॉट आएगा ऑटोमेटिकली, फिर मेंटल मॉनिटरिंग करोगे कि कहीं कंट्रोल खो तो नहीं दिया, कुछ ऐसा बोल तो नहीं दिया, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व रहोगे। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली सेफ्टी का एहसास होगा, पर और ज़्यादा हाइपर विजिलेंस हो जाएगी आपकी थॉट्स के लिए। फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी, आपने सेल्फ को खोने के लिए क्या है आपका लर्न रूल यहाँ पर, आई मस्ट नो एग्जैक्टली हु आई एम, इस तरीके का भी हो सकता है, इससे कुछ अलग भी हो सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब हर एक के दिमाग में जो एग्जैक्टली आता है वो यहाँ पर नहीं समझाया जा सकता, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपना इस तरीके से पूरा चार्ट बना लेना, पूरा मैप बनाना। ऑब्सेसिव थॉट क्या आता है, व्हाट इफ आई एम फेकिंग माई फीलिंग, क्या कंपल्शन करते हो, कांस्टेंट सेल्फ एनालिसिस, टेम्परेरी क्लैरिटी आती है लेकिन और कंफ्यूजन हो जाता है, और डीपर्सनलाइजेशन, खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। फियर ऑफ अनवर्दीनेस से क्या होता है, लर्न रूल जो है आपका कोर बिलीफ, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। ऑब्सेसिव थॉट, व्हाई कांट आई स्टॉप दीज थॉट्स, मैं क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ इस थॉट्स को, कंपेयर करना, सेल्फ क्रिटिसिज्म, कुछ ज़रा सा कंफर्ट मिला है लेकिन और शेम और सेल्फ फोकस को ये और ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कर देता है। फियर ऑफ स्पिरिचुअल एरर, कुछ भी ऐसे, और अनसर्टेनिटी के लिए, इफ़ आई डाउट आई विल ऑफेंड गॉड, या कुछ जो उनकी कृपा है वो रुक जाएगी। तो ये जो बिलीफ है वो ऑब्सेसिव थॉट कैसे आता है कि क्या मैंने सही तरीके से प्रेयर करी है, दोबारा से प्रेयर करना या माफ़ी मांगना, कुछ भी कन्फेशन करना, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ सा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी
सही किया है, गॉड नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन इससे और ज़्यादा अंदर-अंदर डर बैठता रहता है। नेक्स्ट है आपका फ़ियर ऑफ इलनेस या सेंसेशन। एनी बॉडी चेंजेस मीन्स डेंजर, ये आपका एक कोर बिलीफ सेट हो गया है। इसकी वजह से इज़ माय हार्ट बीट नॉर्मल या कुछ भी ऐसे फिर चेक कर रहे हो पल्सेस, गूगल कर रहे हो, थोड़ा सेफ फील करते हो, लेकिन फिर से हेल्थ एंग्जायटी बढ़ जाती है। फ़ियर ऑफ अनरियलिटी और मैडनेस के लिए क्या कोर बिलीफ है? इफ़ आई फील स्ट्रेंज आई विल गो इनसेन। अगर कुछ भी अजीब फील हुआ तो क्या है, पागल हो जाएंगे। तो एम आई रियल, इज दिस रियल, इस तरीके से थॉट्स आ सकते हैं। रियलिटी टेस्टिंग करते रहना, रीअश्योरेंस लेते रहना, मोमेंट्री प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, लेकिन फिर से ब्रेन हाइपर फोकस्ड हो जाता है और वो स्कैन करता रहता है यही चीज़ें। नेक्स्ट है फियर ऑफ अबेंडनमेंट। आई मस्ट बी परफेक्ट टू बी लव्ड। तो एक परफेक्शन का आपके अंदर हो जाता है कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट होना है ना, तभी मुझे प्यार मिलेगा। तो थॉट्स कैसे रहे, इफ़ आई डू रॉन्ग दे विल लीव मी, कि अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई तो छोड़ देंगे। तो परफेक्शनिज्म, ओवर परफॉर्म करना, पीपल प्लीजिंग करना, कुछ भी इस तरीके का कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है। और आप सेफ फील करते हो थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप में, लेकिन फिर से रिजेक्शन की एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे इफ़ आई रिलैक्स समथिंग बैड विल हैपन, अगर मैं रिलैक्स हो गया तो कुछ तो बुरा ही हो जाएगा, है ना? तो व्हाट इफ़ आई मिस समथिंग इम्पोर्टेंट, अगर मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो गया तो चेक करना, कंट्रोल करना, है ना? किसी भी दूसरे को काम ना देना, सब अपने ऊपर ही बोझा ले लेना, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है और फिर फियर ऑफ लेटिंग गो इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है आपका। नेक्स्ट है फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट या वियर्ड। तो यहाँ पर कोर बिलीफ है, इफ़ आई एम नॉट नॉर्मल आई विल बी रिजेक्टेड। इसकी वजह से इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, व्हाई डू आई थिंक डिफरेंटली, मैं अलग कैसे सोच सकता हूँ? तो इसकी वजह से आप मास्क करने लगते हैं, वो दिखाने लगते हैं लोगों को जो आप एक्चुअली है नहीं, या किसी भी तरीके से आप उनको ना कुछ भी कॉम्पनसेट करने लग जाते हैं, कुछ और ऑफर करने लग जाते हैं, कई बार खुद को भी सॉबोटाज करने लग जाते हैं, जिससे आपको थोड़ा एक्सेप्टेड फील होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इसके वजह से आपके अंदर वो जो आपका सेल्फ एलिनेशन है वो बढ़ता रहता है। वो जो फ़ियर है वो कभी रिड्यूस नहीं होता, वो ऐसे ही जमा रहता है। सो माय डियर वंस, ये थे आपके बिलीफ, तो आप भी अपना फ़ियर मैप बना लेना। अब देखो, दोबारा से इसको समराइज़ कर देती हूँ। आपको मेटा फ़ियर ढूँढना है अपना, और जो आपका लर्न्ड बिलीफ है उसको ढूँढना है आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके दिमाग में जो डाउट आता है, ओसीडी डाउटिंग डिसऑर्डर ही तो है, तो डाउट इमेज के रूप में, थॉट के रूप में, किसी भी रूप में आता है, जिसकी वजह से कंपल्शन करते हो, फिर रिलीफ मिलता है, लेकिन ओसीडी का रीइंफोर्समेंट हो जाता है। अगर इसे खत्म करना चाहते हो तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढना। सो एवरी लूप टीचेस द ब्रेन डूइंग रिचुअल्स इज इक्वल टू सेफ्टी। ऐसा उसको लगता है कि अगर रिचुअल्स कर दिया तो सेफ्टी है, एंड अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू डेंजर, जबकि ये गलत है। ये जो है डूइंग रिचुअल्स इज इक्वल टू सेफ्टी कहाँ से आ गया? नहीं आ गया, इससे तो आपका ओसीडी बढ़ता रहा है। और अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू डेंजर नहीं है। अनसर्टेनिटी में कुछ भी ऐसा डेंजर नहीं है, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन ही है, हम सब कुछ सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो अब समझो, दैट्स व्हाई ब्रेकिंग ओसीडी रिक्वायर्स टॉलरेटिंग द डिस्कम्फर्ट। मार्क कर लो इसे, टॉलरेट करना है डिस्कम्फर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी वाई ड्रॉपिंग कंपल्शंस। सो द ब्रेन लर्न्स न्यू सेफ्टी एसोसिएशन, यानी कि एक्सपोजर करना पड़ेगा उस टाइम पर, जो डिस्कम्फर्ट है उसे बियर करो, ताकि जब आप एक्सपोज हो उसको तो आपका ब्रेन सीख सके कि भाई अनसर्टेनिटी में कोई डेंजर नहीं है, और ये सब नॉर्मल है, सबके लिए सेम है, सब फेस करते हैं। तो थोड़ी सी एंग्जाइटी होगी जब आप एक्सपोज करोगे, एंग्जाइटी पीक भी हो सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको ये करना ही है। सो माय डियर वंस, ये वैल्यूएबल वीडियो से आपने बहुत कुछ ज़रूर सीखा होगा। अब इसे सब लोगों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि इतनी वैल्यूएबल वीडियो सब तक पहुँचे और सब अपने मेटाफियर्स को अच्छे से पकड़ पाएँ और अपना पूरा मैपिंग करके समझें और उन लिंक्स को ब्रेक करें। तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए ना हम इन लिंक्स को बिल्कुल ब्रेक भी करते हैं, और सीबीटी, ईआरपी, एसीटी, बहुत सारी थेरेपीज़ से पूरे माइंड की रीफ्रेमिंग कर देते हैं, और इसीलिए ओसीडी बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, वो भी बिना किसी दवाई के। आपका भी हो सकता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा।